Hello guys, welcome everyone. Welcome to yet another lecture of the heat transfer practice course जहाँ पर आपको मिलने वाले हैं स्पेशली क्यूरेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड टू प्रैक्टिस द हीट ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ये कोर्स मैकेनिकल केमिकल दोनों ही ब्रांचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें गेट के पीवाईक्यूज़ के अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपसे इंटरव्यूज़ में, पीएसयूज़ रिटन एग्ज़ाम में, गेट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चंस की रेंज एमसीक्यूज़, एमएसक्यूज़ और नेट तीनों होने वाली है और जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज़ करता रहेगा। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट में 10 मार्क्स इंश्योर करने हैं तो गाइस इस कोर्स को ज़रूर फॉलो करना और ये कोर्स अवेलेबल है हमारी यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट केमिकल पे। तो गाइस इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 है। करना क्या है, आपको वीडियो को पॉज कर देना है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को पढ़ना है, फिर आपको ये सोचना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और जब आपका आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को रिज्यूम कर देना। सो लेट्स पॉज द वीडियो। सो आई होप गाइस आपने अब तक क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। हर क्वेश्चन को मिनिमम 90 सेकेंड्स देने हैं और टाइम 90 सेकेंड से लेके 3 मिनट्स तक भी जा सकता है अगर एक एमसीक्यू और एमएसक्यू क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए सब्सटेंस इन जनरल डिपेंड ऑन। आपको बताना है कि किसी भी सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर, प्रेशर एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो गैस आपने देखा ही होगा लास्ट लेक्चर में मेरे हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स के कि स्पेसिफिक हीट मैंने डिफाइन की थी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट डिफाइन की थी मैंने एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दो तरह की हमारी स्पेसिफिक हीट्स होती है और एक चीज़ तो आपने सीआरई में भी पढ़ी होगी, हीट में भी पढ़ी होगी कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन होती है और कई जगह पर हम इस चीज़ को यूज़ भी करते हैं स्पेसिफिक हीट एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जहाँ तक बात है प्रेशर की, तो प्रेशर का फंक्शन भी होती है ना। बट क्या होता है कई बार कि लो प्रेशर्स पे जो गैसेस होते हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है और आइडियल गैस के केस में हम इसकी प्रेशर डिपेंडेंस को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो आइडियल गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का तो एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन है ही, बट अगर रियल गैस की बात करूँ तो हाँ प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो जो राइट आंसर इसका बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन, दैट इज बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दी है। द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ ए सब्सटेंस इन जनरल डिपेंड ऑन टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों पे डिपेंड करेगी। फॉर एन आइडियल गैस हाउएवर दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। जैसे कि मैंने बताया था आइडियल गैस के लिए जो हमारी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट है वो सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी। लो प्रेशर्स पे सारी रियल गैसेस जो होती है वो आइडियल गैस बिहेवियर को अप्रोच करती है और इसीलिए उन सभी की स्पेसिफिक हीट्स सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन देर इज़ एन एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके अपना सॉल्व करना फिर रिज्यूम करना। यू कैन पॉज द वीडियो। ओके गाइस, सो अब तक आपने इसका आंसर कैलकुलेट कर लिया होगा, निकाल लिया होगा, देख लिया होगा कि कौन से ऑप्शन सही है और कौन से गलत। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, ए सब्सटेंस whose specific volume does not change with temperature or pressure is called an incompressible substance। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की डेफिनेशन हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी भी सब्सटेंस को इनकम्प्रेसिबल कब बोलेंगे, मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि किसी फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल कब बोलेंगे, उसकी क्या डेफिनेशन है, तो बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन नहीं पता होती। बस इतना पता होता है कि डेंसिटी कांस्टेंट है ना, बट इससे ज़्यादा नहीं पता होता। तो एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की वो ए ऑप्शन में दी हुई है, आप इसे ज़रूर अपने नोट्स में नोट करना। डेफिनेशन है
ए सब्सटेंस whose specific volume does not change with the temperature or pressure is called an incompressible substance। तो ये डेफिनेशन होती है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की। ठीक है, आते हैं ऑप्शन बी पे। ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ऑप्शन बी पर आते हैं, द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एसेंशियली रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ए प्रोसेस। ठीक है, जहाँ तक सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात करेंगे तो गैस हमने ये पढ़ा ही है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स तो जनरली इनकम्प्रेसिबल होते ही है ना। जहाँ तक स्पेसिफिक वॉल्यूम के चेंज की बात है तो ये चीज़ गैसेस में तो देखी जाती है, बट लिक्विड्स में और सॉलिड्स में जनरली नहीं देखी जाती। तो जो सॉलिड्स और लिक्विड्स है उन दोनों के स्पेसिफिक वॉल्यूम एसेंशियली कांस्टेंट ही रहते हैं ड्यूरिंग ए प्रोसेस। एंड गाइस यही रीज़न है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों इन जनरल कंप्रेसिबल माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी पर आते हैं। ऑप्शन बी भी करेक्ट है गाइस। ऑप्शन सी पर आते हैं, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए गाइस स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज ही नहीं कर रहा है। कल के लेक्चर में जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था हीट ट्रांसफर प्रैक्टिस कोर्स का, मैंने बताया था कि सीपी की वैल्यू सीवी से ज़्यादा होती है, क्योंकि जब सीपी की हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, उस टाइम पे हमारा जो वॉल्यूम है वो एक्सपैंड करता है, इसलिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। इस वजह से सीपी की वैल्यू सीवी से ज़्यादा होती है। लेकिन इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए तो वॉल्यूम एक्सपैंड ही नहीं कर रहा है, मतलब जो एक्सपेंशन वर्क वाली टर्म थी वो तो ज़ीरो है। और अगर एक्सपेंशन वर्क की टर्म ज़ीरो है तो ऐसे केस में आपको जो एनर्जी चाहिए दैट विल गेट स्पेंड इन रेजिंग द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ओनली। सो उस केस में आप सी यूज़ करो या सी यूज़ करो, डजेंट मैटर। मतलब इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए आपका सी पी सी वी मतलब कि पी और वी लिखने की नीड ही नहीं पड़ती, आप सिर्फ सी लिखोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट, बिकॉज सी पी एंड सी वी बिकम्स द सेम। गैसेस के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, बिकॉज गैसेस में एक्सपेंशन वर्क का रोल रहता है, बट सॉलिड्स और लिक्विड्स जो कि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है उन दोनों में एक्सपेंशन वर्क ज़ीरो होता है, और इस वजह से सी पी सी वी की वैल्यू बराबर होती है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट प्रेशर आर आइडेंटिकल। इट्स द करेक्ट पॉइंट। ऑप्शन डी पर आ जाते हैं, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस है, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस में प्रेशर का वैसे भी कोई रोल नहीं रहता। प्रेशर का जो भी रोल होगा वो गैसेस के लिए होगा, और अगर गैसेस भी हम इनकम्प्रेसिबल लेके चल रहे हैं तो वहाँ भी रोल नहीं रहेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा विद द रिस्पेक्ट टू दिस टेम्परेचर प्रेशर। तो जो स्पेसिफिक हीट्स होती है इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर्स पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो चारों के चारों जो यहाँ पे पॉइंट है ये करेक्ट पॉइंट है, और ये चारों पॉइंट्स इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की आपने डेफिनेशन देखी, दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि स्पेसिफिक वॉल्यूम्स के रिस्पेक्ट में हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस को, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए। सी ऑप्शन में आपने देखा कि किस तरह से इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस के लिए हमारी सी पी और सी वी की वैल्यू बराबर होती है, और डी ऑप्शन में देखा कि इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस अगर होते हैं तो स्पेसिफिक हीट की डिपेंडेंस सिर्फ टेम्परेचर्स पर होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चारों के चार, और ये चीज़ आपसे इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछी जा सकती है। ये चीज़ थर्मोडाइनमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है, हीट ट्रांसफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड फ्लूइड फ्लो के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, एंड काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। आई एम श्योर कि शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं निकाल पाए होगे, है ना, बिकॉज काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, एंड काफ़ी टाइम लगता है गाइस ऐसे क्वेश्चंस बनाने में। ठीक है, सो दैट्स वाई दिस प्रैक्टिस कोर्स विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आगे बढ़ते गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूसेस वर्क। You can pause the video, think, and when you get the answer, you can resume. So guys, आपको अब तक आंसर मिल गया होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बता दूं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर को सोचने में कम से कम 90 सेकेंड्स आप ज़रूर दिया करो। दैट कैन एक्सटेंड टू 3 मिनट्स ऑल्सो। ठीक है, बट मिनिमम 90 सेकेंड्स इज डिजायर्ड। उससे पहले आप वीडियो पॉज मत करा, रिज्यूम मत किया करो, सोचते रहा करो।
आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट प्रोड्यूसेस वर्क, वर्क कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कंप्रेसर, पंप, मिक्सर और गैस टरबाइन, ठीक है। तो इन चारों में से गैस जो टरबाइन होते हैं, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, जो टरबाइन्स होते हैं वो वर्क को प्रोड्यूस करते हैं। सो गैस टरबाइन प्रोड्यूसेस दी वर्क, ठीक है। बाकी क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ मैंने ली हुई है, प्लस कोर्स में अवेलेबल है। एंड गाइस ये सीरीज़ आपका रैंक इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, आईपीसी, 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर होने वाले हैं। हीट ट्रांसफ़र पूरी तरह से कवर्ड है, मास ट्रांसफ़र एंड आईपीसी भी मैं कवर कर दूंगा। तो तीनों सब्जेक्ट्स मतलब कि 30 मार्क्स आपके पक्के। कॉन्सेप्ट की मास्टरी आपकी हो जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। पीवाई क्यूज़ का ऐसा डिटेल्ड सॉल्यूशन जो आपने कभी नहीं देखा होगा वो आपको इस सीरीज़ में मिलने वाला है। और गाइस इस सीरीज़ को देख लेने से डेफिनेटली 30 मार्क्स आपके पक्के 100% हो जाएंगे। तो आपने तीनों सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़े हो, बट रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए फॉर योर नॉलेज इन्हांसमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है। लास्ट क्वेश्चन मैंने बोला पूछा था कि चारों में से कौन सा इक्विपमेंट है जो वर्क को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ कि चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो वर्क को कंज्यूम करता है, ठीक है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, आप वीडियो को पॉज कर दो, सोचो और फिर रिज्यूम करना। सो गाइस आई होप अब तक आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट दैट कंज्यूम वर्क, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए थे आपको, कंप्रेसर था, पंप था, मिक्सर था। तो गैस कंप्रेसर्स, पंप्स, मिक्सर्स ये सब वर्क को कंज्यूम करते हैं। ऑल ऑफ देम कंज्यूम्स द वर्क, ठीक है। स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, कार इंजन, कार हाइड्रोलिक्स ये सब वर्क को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो, कार इंजन एंड हाइड्रोलिक्स, स्टीम एंड गैस टरबाइन आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्क, while compressors, pumps, mixers consumes the work, ठीक है। तो कंप्रेसर, पंप्स एंड मिक्सर्स वर्क को कंज्यूम करके आगे जो भी इन्हें करना होता है, लाइक फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन, मिक्सिंग जो भी करनी होती है, वर्क कंज्यूम करके अपना काम करते हैं। हाइड्रोलिक्स, कार इंजन, स्टीम, गैस टरबाइन ये एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप सभी को इसके बारे में भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन गाइस एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, अच्छे से सोचना। आपको इस क्वेश्चन को करने में 3 मिनट्स भी लग सकते हैं। सोच समझ के इसके आंसर पर आना। 4 ऑप्शंस है, आपको बताना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिजेंबल करता है, मतलब किस ऑप्शन का मीनिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो सोच समझ के अच्छे से जवाब देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम एंड देन रिज्यूम। सो गाइस आई होप अब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, ठीक है। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द क्लासिकल मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन बी पर आते हैं, द नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस is equal to the difference between the total energy entering and the total energy leaving the system during that process। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और गाइस इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे हम एनर्जी बैलेंस लगाते हैं, है ना। जब भी हीट ट्रांसफर के अंदर हम एनर्जी बैलेंस लगाते हैं ना, तो ये इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे लगाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे, क्योंकि यही स्टेटमेंट है जो मैं बता रही है कि the total energy entering and the total energy leaving the system during the process, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को बोलते हैं नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और याद करो जब स्टडी स्टेट होता है तो ये नेट चेंज जीरो हो जाता है, और जब अनस्टडी स्टेट होता है तो ये नेट चेंज एक्यूमुलेशन के बराबर हो जाता है,
मतलब कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है, ठीक है। सो यस, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी पर आते हैं, नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट, वर्क एंड मास is equal to the change in internal kinetic potential etc energies। तो गाइस, जब हम हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तब तो हम सिर्फ जो एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट होता है उसी की बात करते हैं। हमारा मेन एम थर्मल एनर्जी को डिस्कस करना है, हीट ट्रांसफ़र को डिस्कस करना है। बट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जब फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो वो एक जनरल लॉ है, वो सिर्फ हीट की बात नहीं करता, वो हर एक फॉर्म की बात करता है। तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र हीट से हो रहा हो, वर्क से हो रहा हो, मास से हो रहा हो, सबकी बात करेगा। तो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट, वर्क एंड मास, जो भी नेट एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन क्या? सारी टाइप की एनर्जी। लाइक ऑप्शन बी में आप देखो, टोटल एनर्जी एंटरिंग लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, अंडरलाइन करके आपको दिखाता हूँ। टोटल एनर्जी एंटरिंग लिखा हुआ ना, टोटल एनर्जी। अभी टोटल एनर्जी का मतलब खाली हीट एनर्जी थोड़ी ना है, थर्मल एनर्जी थोड़ी ना है, दैट इज टोटल, इंटरनल प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एवरीथिंग, सब सब है। तो चेंज इन इंटरनल काइनेटिक पोटेंशियल एटसेट्रा एनर्जीज का मतलब क्या हुआ? नेट चेंज इन दी एनर्जी, टोटल एनर्जी, एंड नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी किसके बराबर है? नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी बराबर है द एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट, वर्क एंड मास, ठीक है। तो जो भी चेंज होता है इंटरनल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ द हीट, वर्क एंड द मास, ठीक है। सो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब डेफिनेशन का ही मीनिंग है ये। तो ये भी करेक्टली फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूफ करता है, पोस्टुलेट करता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी पर आ जाते हैं, एट द स्टडी स्टेट रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर इन बाय, चाहे वो हीट से हो, वर्क से हो, मास से हो, इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ नेट एनर्जी ट्रांसफर आउट बाय हीट, वर्क एंड मास। तो डेफिनेटली का स्टडी स्टेट पर एक्यूमुलेशन टर्म जीरो होती है, इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आता नहीं है, तो जितनी एनर्जी इन होगी उतनी एनर्जी आउट हो जाएगी। अब चाहे वो एनर्जी हीट से आए, वर्क से आए या फिर मास से आए। यही चीज़ जब हीट ट्रांसफर में पढ़ेंगे तो फिर हम खाली हीट की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं तो हीट, वर्क, मास तीनों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइस, डी ऑप्शन भी एक करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। दैट मीन्स चारों के चारों ऑप्शन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को रिजेंबल करते हैं। चारों ऑप्शन का मीनिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो अगर आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ा है अच्छे से, गाइस ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूरा अच्छे से बता देता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ज़रूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं और पीएसयूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में तो जब थर्मोडायनेमिक्स की बात उठती है तो फर्स्ट लॉ पूछ ही लेते हैं, बोल ही देते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या है। तो आप इसमें जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को आप बता सकते हो एज ए फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट, द नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी एंटरिंग एंड द टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। तो इस स्टेटमेंट का आप यूज़ कर सकते हो इन डिफाइनिंग द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेशली इन द इंटरव्यूज। सो ए बी सी डी चारों इसके करेक्ट ऑप्शन है, ऑल द अबव ऑप्शंस आर द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एंड गाइस, जिस तरह से मैंने रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज ले रखी है फॉर द हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर एंड आईपीसी, इसी तरह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी मैंने रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज ली है। तो गाइस, मैथमेटिक्स को अगर नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है तो ये रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इस रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज़ का और जो पिछले वाले रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज़ है उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं अटैच कर दूंगा। मस्ट वॉच इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड द PSUs एग्जाम। गाइस, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है t.me/ankur live। मेरी क्लासेस की सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी और टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सब मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। 2024 के सिलेक्शंस हैं और 25-26 के सिलेक्शंस भी आपको इससे ज़्यादा नंबर में देखने को मिलेंगे। और अगर आप भी उनमें अपनी फ़ोटो, नाम लिखवाना चाहते हो तो गाइस आज ही ज्वाइन करो मुझे बाय यूजिंग माय कोड अंकुर 073, और आपकी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की टेक केयर
मैं करूँगा, मेरी टीम करेगी, और मेरी टीम में एक और एक्सपीरियंस फैकल्टी अवेलेबल है, आप जब जानते ही होंगे उन्हें, अंकुश गुप्ता सर, जो कि सीआरई के किंग माने जाते हैं। सीआरई, पीसी, एफएम, थर्मो, एप्टी ये सब पढ़ाते हैं। तो हम दोनों मिलकर आपकी पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करवा देंगे। So use the code Ankur 073 to begin your journey under my guidance। और अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, इस बार कोड को स्कैन कर लो। इस बार कोड को स्कैन करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हो। तो अनअकैडमी की जो भी मेरी क्लासेस है वो फिर आप कभी मिस नहीं करोगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते उन्हें मैं बता देता हूँ दैट माई नेम इज़ अंकुर बंसल। करेंटली आई एम वर्किंग एज द HOD ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग इन द अनअकैडमी। Guys, I'm the number one educator in the Academy Plus across mechanical and chemical। मेरी जो एजुकेशन है वो एमटेक IIT दिल्ली से है। गेट 2013 में मेरा AIR 320 था, दैट इज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, टोटल मुझे 10+ ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। 2013 में मैंने गेट की कोचिंग देना शुरू किया था। 6 सब्जेक्ट्स में अनअकैडमी प्लस पे लाइव पढ़ाता हूँ, इसकी लिस्ट आप देख सकते हो। एंड गाइस, आई एम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर इन दी अनअकैडमी प्लस अक्रॉस केमिकल एंड मैकेनिकल। सो वाई आई एम द मोस्ट वॉच्ड, उसका रीज़न जब आप लेक्चर्स देखोगे खुद समझ जाओगे। तो इसीलिए मेरी गाइडेंस में सब्सक्राइब करने के लिए यूज़ माई कोड अंकुर073। और 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है, एक आइकॉनिक और एक प्लस। तो गाइस, अगर फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही लो। अदरवाइज आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर भी अपनी जो कोचिंग की जर्नी है वो मेरी गाइडेंस में स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था हमारा 3rd लेक्चर गाइस। इसी तरह मैं हर रोज़ एक लेक्चर आपके लिए लेता रहूँगा, आप इसे अटेंड करते रहो। हीट ट्रांसफ़र की आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस इन लेक्चर्स के थ्रू हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड लेट्स क्रैक इट।